नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीवी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो राजस्थान का रण आपको पता ही है कि बेहद इंटरेस्टिंग बना हुआ है। कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है, ये बताने से ही बच रहा है कि राज कायम रहेगा या फिर रिवाज बदलेगा, क्योंकि ये इसी पर ही सबकी निगाहें हैं। पांचों राज्यों के यूं तो चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें जो हैं वो राजस्थान पर टिकी हुई है। और सबको ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कि क्या रिवाज बदलेगा या फिर राज कायम रहेगा। अगर वोटिंग परसेंटेज की अभी तक की मैं बात करूं तो 3 बजे तक का जो आंकड़ा है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है, वो 55.63% है। और अकेले 1 बजे तक 40% ये क्रॉस कर चुका था, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व था कि इतनी बड़ी तादाद में 1 बजे तक ही लोग निकलकर आ गए थे। इसको ये भी माना जा रहा है कि शायद शादियों का सीजन था तो लोग सुबह सुबह ज्यादा शायद निकलकर वोटिंग करने लगे, इस तरह से भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग उत्साहित होकर वोट कर रहे हैं। अगर ये बीजेपी के पक्ष में जाता है तो भी क्लीन स्वीप होगी, और अगर ये कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो भी क्लीन स्वीप होगी। क्योंकि आप ये देखें कि यहां पर जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती है तो आमतौर पर मतदाता कंफ्यूज नहीं होता, बल्कि मतदाता ने अपने दिल में ये तय कर लिया होता है कि वो आखिर किसको वोट करने जा रहा है। और इसीलिए अगर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की क्रॉस करेगी, हालांकि पहले की अगर बात करें हम तो ये माना जाता था कि अगर बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है तो एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे राज्यों में हमने देखा, केरला की बात करूं, वहां पर हमने देखा कि प्रो इनकम्बेंसी भी हमें नजर आई, यानी कि सरकार कायम रहे उसके पक्ष में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। क्या चिरंजीवी योजना, ओपीएस जो वेलफेयर स्कीम है, जो बहुत ही ऐतिहासिक जो है स्कीम्स है अशोक गहलोत की, खासतौर पर चिरंजीवी की मैं बात करूंगी, ओपीएस को जिस तरह से कानूनी दर्जे की उन्होंने बात की है, महिला वोटर जो है उनको रिझाने की बहुत कोशिश की गई है। पिछली बार की अगर हम बात करें 2018 की, तो लगभग 74.6% मतदान हुआ था, और उसमें महिला जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा उन्होंने लिया था। तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से बताता है कि महिलाएं जो है वो जागरूक हुई हैं, बड़ी तादाद में अपने मत का वो इस्तेमाल कर रही हैं। किसके हक में कर रही है तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज और जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, जो वोटर से बात की जा रही होती है, उससे भी बहुत कुछ आंका जा सकता है, बहुत कुछ पता चलता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ आंकड़े भी देख रही थी, और ये भी मैं आपको बताते चलूं कि इस बार 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 200 सीटों पर 53 जिले हैं राजस्थान में। पहले 33 हुआ करते थे, और अशोक गहलोत के आने के बाद इन जिलों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई, उनको 53 जो है वो कर दिया गया। एससी जो है वो 34 है रिजर्व सीट, और एसटी जो है वो 25 है रिजर्व सीट। राजस्थान को मोटे तौर पर आप 6 से 7 हिस्सों में इसको हम बांट सकते हैं। शेखावती की अगर बात करें तो 21 सीटें यहां से आती हैं। जाट, गुज्जर और राजपूत बहुल ये इलाका है, मिक्स इलाका है, और यहां से सचिन पायलट का अच्छा खासा यहां पर प्रभाव है। ढूंढाड़ की बात करते हैं, और यहां पर भी गुज्जर, एससी, एसटीज और मुस्लिम का एक तरह का कॉम्बिनेशन है यहां पर। हाड़ौत की बात करें तो 17 सीटें यहां से आती हैं, ज्यादातर यहां पर अपर कास्ट है, और वसुंधरा राजे का यहां पर प्रभाव है। मेवाड़ की बात करें तो 35 सीटें यहां से आती हैं, और अशोक गहलोत का इस रीजन में जो है वो अच्छा खासा प्रभाव है, यहां से अशोक गहलोत आते हैं। मारवाड़, अजमेर की बात करें तो 51 सीटें यहां से आती हैं, और दोनों पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान में सीपी नहीं, दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें, दोनों पार्टियों के जो सीपी जोशी हैं वो वहां से दरअसल आते हैं। और बीकानेर की अगर हम बात करें तो 18 सीटें वहां से आती हैं। और ये राजस्थान का जो स्टेट है, इसको आपने देखा कि किस तरह का चुनाव प्रचार पूरा किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हर मुमकिन कोशिश जो है लास्ट मोमेंट तक की गई। खुद प्रधानमंत्री इसमें शामिल रहे, और उनके कुछ बयान जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं कि कैसे कन्हैया लाल का जिक्र बार बार किया गया, और भी बहुत सारे बयान हैं जिनका जिक्र बार बार नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 88.5% जो है वो हिंदूज हैं, और सिर्फ 9% यहां पर मुसलमान है। उसके बावजूद भी आप ये देखें कितने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश जो है वो की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।
इसमें अगर सवर्ण की बात करते हैं तो 20 से 25% है, पिछड़ों की बात करते हैं तो लगभग 40% है, दलित की बात करते हैं तो 18% है और आदिवासी लगभग 13.5% है। अब 2013 और 18 की अगर हम बात करते हैं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था, 163 सीटें उसको मिली थी और 45.2% वोट परसेंटेज जो है उसको मिला था। कांग्रेस की बात करें तो वो 21 पे सिमट गई थी, जिसकी बात सचिन पायलट आज कर रहे थे जब वो वोट डालकर आए थे, क्योंकि उसके बाद सचिन पायलट ने, अशोक गहलोत ने, दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की। सचिन पायलट ने भी बहुत मेहनत की और 2018 में 21 से 100 सीटों पर कांग्रेस पहुंची। तो ये कांग्रेस का एक तरह से कहे कि जादू चला था और बिल्कुल सुपड़ा एकदम साफ हुआ था और 100 सीटों पर आ गई थी। 21 से 100 का सफर जो है 2018 तक जो तय किया है, वो जाहिर सी बात है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा पिछले 1 से 1.5 साल में जो अशोक गहलोत ने और सचिन पायलट ने बात करें, और खासतौर पर अशोक गहलोत ने जो मेहनत की है और जिस तरह की वेलफेयर स्कीम्स वो लेकर आए हैं और एक तरह से जनता को ये बताया है कि जनता मालिक है और हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपके पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं, आपका भाई ये आपके साथ कर रहा है ताकि कोई गरीब भूखा प्यासा ना रह जाए। तो वो जो एहसान वाली फीलिंग आती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी कुछ कहा जाता है, प्रधानमंत्री की तरफ से जब भी कुछ कहा जाता है, वो साफ तौर पर दिखती है। वो यहाँ पर जो अशोक गहलोत की छवि है वो बेहद बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, लोगों से सीधा संवाद करते हैं और एक तरह का क्रेज है उनका। और इसीलिए जितने भी सर्वेज अब तक आए हैं उसमें अशोक गहलोत जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर के तौर पर उभर कर आए हैं। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक आया है वो क्या कहता है, लोगों का मिजाज क्या है? जिस अंडर करंट की बात बार बार अशोक गहलोत कह रहे हैं, वो अंडर करंट जाहिर सी बात है वो तो अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन वो अंडर करंट किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या अभी भी कांटे की टक्कर ही मानी जाए? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि पता नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और जो साइलेंट वोटर है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने पूरे राजस्थान में तमाम, हमारी टीम भी वहां पर गई थी और हमने तमाम लोगों से जब बात की, हमारी टीम के लोगों ने, तो कुछ वोटर जो है वो पूरी तरीके से साइलेंट हैं, जो जैसी बात करता है वैसी बात करते हुए नजर आते हैं। उनका वोट बेहद महत्वपूर्ण है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वोट बेहद महत्वपूर्ण है ओपीएस की वजह से, और वो आप एक कर्मचारी नहीं बल्कि पूरा परिवार आप समझिए। और जाहिर सी बात है जब सरकारी कर्मचारी खुद वोट करने जाते हैं तो वो दूसरे जो लोग हैं उनको भी अपने साथ जो है वो लेकर आते हैं। महिला वोटर्स बेहद महत्वपूर्ण है, वो किस तरफ जाती हैं? अशोक गहलोत एक ओबीसी चेहरा, और वसुंधरा राजे आपने देखा पूरी तरीके से नदारद, वो पूरे इलेक्शन कैंपेन से लास्ट में बहुत कोशिश की गई। एक पिक्चर आपने देखी होगी जिसमें एक बड़ी सी माला में प्रधानमंत्री भी हैं और वसुंधरा राजे भी हैं, वो फोटो ऑप करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या आखिरी वक्त पर कुछ जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने की क्या कोशिश हुई और क्या वो हो पाया? क्योंकि आज भी जब वसुंधरा राजे को हम सुन रहे थे तो वसुंधरा राजे की पूरी बॉडी लैंग्वेज में ना तो वो कॉन्फिडेंस था और ना ही वो इस तरह से अपनी बातों को वो कह पा रही थी। लास्ट में उन्होंने कहा इस तरह से कि कमल के फूल पर आप वोट दें और जिताएं, इस तरह की उन्होंने बातें कही, लेकिन जो कॉन्फिडेंस पूरी बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए वो उस तरह से नजर नहीं आया। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर उनको लेकर आइए, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। अनिल शर्मा जी, जाना माना चेहरा, सीनियर जर्नलिस्ट, अक्सर आप उनको मेरे प्रोग्राम पे देखते हैं और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप उनको देखते रहे हैं। ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, 50 साल से ज्यादा का उनका पत्रकारिता का अनुभव, राजस्थान की नब्ज को बारीकी से वो जानते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और कुछ ही देर में हमारे साथ राकेश अचल जी भी जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे भी हम बात। लेकिन शुरुआत में अनिल जी आपसे करना चाहूंगी, 1 बजे तक 40% क्रॉस कर गया, उसके बाद थोड़ा धीमा हुआ मतदान और अब जो है 55.68% पहुंचा है। 3 बजे तक का यह आंकड़ा है, 5 बजे फिर से आंकड़ा जो है वो रिवाइव होगा। क्या लग रहा है आपको, कितना आगे तक ये बढ़ सकता है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये पिछली बार को क्रॉस कर जाएगा। लगता है ऐसा ही बुशरा जी, क्योंकि 3 बजे तक का जो था आपने आंकड़ा दिया है वो 55.63% है। ये फिगर काफी बड़ा है, आपको बताऊं। और खास तौर से आप ध्यान दीजिए, जो हमारी हॉट सीट्स हैं राजस्थान में अभी, तिजारा,
जहां पे बाबा बालकनाथ इमरान से उनकी फाइट चल रही है, वहां का पोलिंग परसेंटेज देखे तो मैं खुद अचंभित हूं, 69.63%। और ऐसा ही अगर आप उसका देखेंगे, मैं अभी फिगर कलेक्ट कर ही रहा था, तारानगर जहां से लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े जी। हुए हैं राजेंद्र राठौड़, वहां का भी 69.37% है। तो आप देखिए कुछ सीटों पे बहुत ज्यादा मतदान हो रहा है। मेरा मानना है शायद ये पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब क्योंकि अभी बचे हैं 3 घंटे और, अब तो खैर 2 घंटे बचे हैं, अपन 4 बजे बात कर रहे हैं, और लोग लाइन में खड़े होंगे तो उनको दिया जाएगा मौका वोट डालने का, अगर वो 6 बजे से पहले आ जाते हैं तो मेरा मानना है या तो उसके आसपास या उससे 1 या 2% आगे ये जाएगा मतदान। और ट्रेडिशनली मैंने आपसे पहले एक प्रोग्राम में बोला था, भास्कर डिजिटल ने आज एक स्टोरी करी, वो बड़े वैल्यू की स्टोरी है। उन्होंने 1998 से 2018 तक का फिगर निकाला और उसमें ये पाया जब जब वोटिंग परसेंटेज 1% से गिरी है, जैसे पिछली बार 74 के ऊपर थी, तो कांग्रेस जीतती है। अगर वोटिंग परसेंटेज 3 to 6% बढ़ता है तो फिर बीजेपी जीतती है। ये अपन फिगर की बात करें फ्रॉम 1998 टू 2018। पर क्या ये आपने जो बोला, क्या ये वोट प्रो क्यों इनकम्बेंसी के पड़ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है बुशरा जी, क्योंकि लोगों को शायद अशोक गहलोत की पॉलिसीज बहुत पसंद आई और वो बताना चाहते हैं कि हम खुश हैं। पर अभी डिक्लेयर करना कौन जीत रहा नहीं जीत रहा ये डिफिकल्ट है। आप बताओ, मेरे को अभी भी लगता है कांटे की टक्कर है। हाँ, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई आप जिसको बोलते हैं मिली जुली सरकार या कोई ऐसी सरकार बनेगी, हंग असेंबली होगी राजस्थान। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है दोनों में से एक पार्टी मेजॉरिटी लेके आएगी। बुशरा जी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनिल जी, क्योंकि ये ट्रेंड भी बताते हैं कि अगर बड़ी तादाद में मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करता है, इसमें दो बातें, यानी मतदाता एक तो जागरूक है और उसमें जोश है, और दूसरा उसने मन भी बना लिया है, वो जिस भी तरफ जाए उसने मन भी बना लिया है कि वो किस तरफ जाकर अपना मतदान कर रहा है। तो क्योंकि आप बात कर रहे हैं, जी आप ही से सवाल मैं पूछ रही हूँ तिजारा की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं और तिजारा की अगर मैं बात करूं तो 1 बजे तक वहां पर 55% जो है क्रॉस कर गया था। तो क्या जो पोलराइजेशन वहां पर किया गया है और जो ये कहा गया बाबा बालकनाथ की तरफ से कि दूसरे समुदाय के लोग बहुत बढ़ चढ़कर लाइनों में लगते हैं और वोट देते हैं, और उनसे कहा गया कि आप भी इस बार निकलें और वोट दें, और वहां पर हर तरह का जिक्र किया गया, हमास और पाकिस्तान और जो कुछ नहीं होना चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में, वो सब कुछ वहां देखने के लिए हमें मिला। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ईदर वेज हो सकता है, पोलराइज होकर जो बाबा बालकनाथ के साथ है उन्होंने दिया, या हो सकता है इस बात को सुनकर दूसरे समुदाय के लोग भी और ज्यादा तादाद में निकले हों? बिल्कुल हो सकता है बुशरा जी, और मेरा मानना है ये फाइट को इजी फाइट नहीं दोनों के लिए। और हम सिर्फ एक ही जगह की बात क्यों कर रहे हैं, इसके साथ आपको दूसरी जगह की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जगह और है पोखरन, जहां पर भी पोलराइजेशन का बहुत भयानक डर है। वहां पर भी आप देखिए 67.51% वोटिंग हो चुकी है। ये दो सीट ऐसी हैं, तिजारा और पोखरन, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा। यहां पे जो वोटिंग हुई है ये अपने आप में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इधर या उधर दोनों तरफ में से, क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 2011 की सेंसस के हिसाब से करीब 37% था। अब 2023 में है तो मानता हूं ये बढ़ के करीब 40% जो ऊपर चला गया होगा। तो उनका, तो ये आप तिजारा की बात करें या पोखरन की? ये तिजारा की कर रहा हूं मैं आपको। तिजारा में 37% था इन 2011 सेंसस। मैं मानता हूं आज की तारीख में फिगर 40% को क्रॉस कर चुका होगा मुस्लिम्स का। ओके, तो मेरा मानना यह है कि पोलराइजेशन की, देखिए वहां पे बजरंगबली की गदा भी आ गई थी, वहां कई चीज आ गई थी जब योगी आदित्यनाथ गए थे। इसका असर क्या पड़ेगा, वहां दो कम्युनिटी का और ध्यान देना पड़ता है। जैसे तिजारा है जहां से बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, और आप कई हिंदूवादी संगठनों से पूछेंगे तो करें इन्हीं को सीएम बनाना चाहिए, पर वो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी नहीं छोड़ पाए डर की वजह से। कहीं ऐसा नहीं हो मैं इधर से बाहर चले जाऊं मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी साफ हो जाए, वहीं बैठे रहे वो। मतलब कांग्रेस ने ऐसी घेराबंदी करी कि वो उस कॉन्स्टिट्युएंसी को नहीं छोड़ पाए। देखिए रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा।
अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, अपन आंकड़ों पे बात करें तो आंकड़ों में मैं मानता हूं कि ये पिछले बार का उसको 74 प्लस कुछ था, प्लस 74% था, उसको तोड़ेगा। जी, क्योंकि 2 घंटे 74.6% था पिछली बार, और महिलाओं ने इसमें, इनका महिलाओं का परसेंटेज 2% ज्यादा था, तो महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर पिछली बार मैं वोट दिया था, तो जाहिर। जी एक जी। चीज बुशरा जी मैं ऐड करना चाहता हूं। जैसे मैं वोट डालने गया, मेरे को आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 मिनट लगे, लाइन थी पर 2 मिनट लगे। वो क्यों? उसका मैंने जो एनालिसिस करा ये था कि लोग पहले ही तय करके आए थे हमको किसको वोट देना है, वो जाते थे, दबाते थे, निकल जाते थे। मतलब इट वॉज एज क्विक एज इट कैन बी। और यही बात उनको अब ये पता लगता है कि लोगों ने मन कोई एक दिन में नहीं बनाया, लोग मन बना के बैठे हैं पिछले 7-8 दिन पहले से कि हमें किस पार्टी को देना है, और बड़े क्लियर हैं वो जी। आपके सामने। आपने बहुत इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बोला कि ये पता नहीं किसको वोट देंगे। आप जो बोलते हैं बाबर रिपीट कर देते हैं। आप कहते हैं कांग्रेस कैसा काम करिए, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी आपको कैसी लगती है, बीजेपी जीतेगी। तो ये राजस्थान में आपके साइलेंट मोड था और ये मानना पड़ेगा। पर मेरा मानना है आखिर में जो रिजल्ट आएंगे, इन दोनों में से एक पार्टी मेजॉरिटी लेके निकल जाएगी। जी बिल्कुल, तो डिसाइसिव वोटर है। जी, डिसाइसिव वोटर है, उसने डिसाइड कर लिया है उसे किस तरफ जाना है, उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो अदर्स हैं और जो बीएसपी को जो एक वोट बैंक जाता है, जो उसकी सीट्स हमेशा से रही हैं, उसको भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बार बागियों की तादाद, इंडिपेंडेंट की तादाद पहले से ज्यादा है, तो वो जो है उस पर भी आई एम श्योर दोनों पार्टियों ने खूब निगाहें अपनी गड़ा के रखी होंगी कि उनको किस तरफ अपनी तरफ रिझाना है। ओम सैनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। और राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम सैनी जी, आपको क्या लग रहा है ये वोटिंग परसेंटेज, ये उत्साह, ये बड़े तादाद में वोटर्स का निकलना, फर्स्ट टाइम जो वोटर है उस पर भी सबकी निगाहें हैं, उस पर नरेंद्र मोदी जी बड़ा अपनी निगाह रखते हैं और बार बार उनको खूब रिझाते हैं, क्या लग रहा है आपको फिलहाल? ये 22 लाख जो नए वोटर जुड़े हैं उनके बारे में तो कोई राय दी नहीं जा सकती, क्योंकि उनका बिहेवियर कुछ उस तरीके से पता नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई और इन सबसे वो लोग आहत रहे हैं, उनका परिवार आहत रहा है। लेकिन ये जो भास्कर का एनालिसिस है कि 2003 से लेके 2018 तक जिस तरह का परसेंटेज आता है, उससे कैसे बीजेपी आती है और कैसे कांग्रेस आती है, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि मुख्यमंत्री कहने लगे हैं, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि जब इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के और जब हम मैदान में उतरते हैं तो हम रिपीट क्यों नहीं होंगे। और वो बार बार चर्चा करते हैं कि केरल में जिस तरीके से सरकार रिपीट होती है, एक बार लेफ्ट की आती है तो एक बार कांग्रेस की आ जाती है, तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि चेतना का वो लेवल राजस्थान में पैदा हो गया है जो केरला में है, तब तो वो चीज हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लेवल नजर नहीं आता, अगर है तो भी कहीं खामोश है, उसका भी कोई पैरामीटर बना नहीं। तो ऐसी स्थिति में लगता यही है कि या तो एक दल है वो बिल्कुल हवा की तरह से निकलेगा, या फिर एक दल बिल्कुल पिट जाएगा। तो मुझे लग ये रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं का रुख रहा है, वो बोलती नहीं है, बाकी पुरुष तो बोलते हैं, उनके तो सारा सिलसिला समझ में आता है। हम क्या कहते हैं, असेंबली का तो कोई सिलसिला समझ में ही नहीं आता है। निश्चित रूप से अनिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक पार्टी कोई भी आएगी वो खुले बहुमत के साथ में आएगी। और जहां तक बीएसपी का सिलसिला है, वो 4, 5 या 6% वोट से ज्यादा नहीं ले सकी है, हमेशा लड़ती है। वो 190, 180, 188 जैसे इस बार हुए हैं, तो वो वोट बैंक वो अलग किस्म का है। उसके साथ में वो तो उसको तो इधर से उधर जाने के लिए जैसे लगता है कि अनुमति देती है मायावती, या फिर अनुमति वो देखना चाहती कि ये परसेंटेज मेरे नेशनल पार्टी बने रहने में जुड़ना चाहिए, और कुछ हो या ना हो, उस तरह का सिलसिला भी हो सकता है। लेकिन ये तय है कि कुछ आइडेंटिफाई चीजें और हुई हैं। वो ये केस है बालकनाथ का, जिस तरीके से सामने आना, और फिर जैसे पोखरण में हो रहा है, जहां एक अलग तरीके का मोबिलाइजेशन देखा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम राजस्थान में 9% है टोटल मिलाकर। 9% का ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि उनको लेकर के ज्यादा आवाज उठाई जाए। लेकिन जैसे मोदी जी और उनके सहयोगियों ने और उनके साथियों ने और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बनाया जैसे कि अगर ये मौका चला गया तो उसके बाद में कभी भी यहाँ पर ये शासन नहीं आएगा जिसे वो बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में शाम तक जाके पता लगेगा ये कंप्लीट आने के बाद में, और
ये तो सचमुच में मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ये किस तरीके का पोलिंग हो रहा है, क्योंकि लोग बोल नहीं रहे हैं। वो जल्दी से लोग बोल नहीं रहे, मतदान करते निकल जाते हैं, मतदान करते निकल जाते हैं, चर्चा नहीं करते। चर्चा ये कि साहब हम किसके साथ में जा रहे हैं, इसके आज साथ आप में नहीं जा रहे हैं, उसके कहेंगे। साथ में जा रहे हैं। तो सनी जी आप आज नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस को एज है, ये तो गलत बात होगी। आप तो नहीं, मैं अभी भी हमेशा वही कह रहा हूँ अपने कि या तो साइलेंट वेव, मैं कहना चाहता हूँ कि या तो साइलेंट वेव है, और वो इतनी जबरदस्त है कि ये मतलब बीजेपी या एनडीए को लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या हो सकता है, वही पुराना पैटर्न जो भास्कर ने निकाला उसके मुताबिक अगर हो तो हम टाइप से कुछ हो सकता है। लेकिन मैं मानना नहीं चाहता, क्योंकि एज तो मुझे कांग्रेस की नजर आती है, लेकिन आवाज मुझे जो आवाज सुनाई दे रही है वो बड़ी अजीब किस्म की है, जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये जा किधर रहे हैं। महिलाएं किस तरीके से वोट करेंगी, नौजवान किस तरीके से वोट करेंगे, क्योंकि नौजवान जो जिस तरह से सफर करते रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनका इधर जाना समझ में नहीं आता है, और वो भी भूले नहीं तो इसका भी मतलब समझ में नहीं आता है। और जो बोल रहा था, जो उनका लीडर था, वो बड़ी मतलब कमजोर हालत में शाहपुरा के अंदर, जिसको कि बीजेपी ने टिकट देके लड़वाने की कोशिश की है, उसको उतारा है मैदान में, तो सुना है कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए अभी फिलहाल कुछ कहा जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। शाम को जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तब उसके बाद में कहा जा सकता है कि कितना क्या हुआ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस ये अगर राजस्थान का पूरा चुनाव जो है वो बड़ा चौंकाने वाला चुनाव है। वो अच्छा, आपको चौंका रहा है। जी एक बात और ये आपने अशोक गहलोत और सीपी जोशी इनको उधर मेवाड़ में डाल दिया। मेवाड़ में नहीं, मारवाड़ में है, यानी जोधपुर डिवीजन में है। जी आपने जो अपने इंट्रो में करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं करेक्ट कर लेती हूँ। और मैं ये भी लगातार मैं बोल रही थी कि जो राजस्थान का पूरा चुनाव है वो दरअसल बहुत ज्यादा चौंका रहा है। कभी नेताओं के बयानों से चौंका रहा है, कभी जो जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उससे चौंक रहे हैं, कभी साइलेंट वोटर जो है वो चौंका रहा है, और अब जिस तरह की परसेंटेज आ रही है वो भी चौंका रही है। राकेश अचल जी, आपको राजस्थान का चुनाव किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? अगर 1 बजे तक 40% क्रॉस कर जाए और अगर 3 बजे तक 55% क्रॉस कर जाए, पिछली बार 74.6% रहा वोटिंग परसेंटेज, तो क्या कहती है वोटिंग परसेंटेज आपके एक्सपीरियंस से, और ये किस तरफ जाता हुआ आपको लग रहा है कि वेलफेयर बनाम सांप्रदायिक जो चुनाव ये हुआ है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, वही हुआ है, वही देखने के लिए मिला है, तो क्या किस तरफ जा रहे हैं लोग? हाँ, धन्यवाद आपका। देखिए, अभी अनिल जी ने और शैली जी ने बहुत ही माइक्रो विश्लेषण करके आपको बताया है, लेकिन राजस्थान को जितना मैं समझता हूँ, जानता हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये सचमुच में रंगीला राजस्थान है, और यहाँ का चुनाव भी बहुत रंगीला होने वाला है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के जो चुनाव के फ्लेवर है, कलर है, तो लगातार बदले हैं, लेकिन उस पर एक ही जादू अभी तक काम कर रहा है, वो है विकास का जादू। इसमें ध्रुवीकरण की बातें अभी अनिल जी ने कहा कुछ सीटों पर हुआ होगा, और आखिरी के 3 दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके संकट मोचक या हनुमान जो भी है गृह मंत्री जी ने और पार्टी के अध्यक्ष ने बहुत मेहनत की कि ध्रुवीकरण हो जाए, और उन्होंने सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं की, उन्होंने जातीय ध्रुव की कोशिश भी की। उन्होंने स्वर्गीय राजेश पायलट का मसला उठाया, जो कि उनकी पार्टी का मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने शायद सोचा कि हम राजेश पायलट की के बहाने से अगर गुर्जरों की दुखती रख पर हाथ रखेंगे तो शायद कुछ फायदा हो जाए, लेकिन वो भी पड़ा, क्योंकि तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से पत्रकार वार्ता ली और बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कितने गुर्जर पुलिस की गोली से आंदोलन के समय मारे गए, और कांग्रेस के शासन में उनके ऊपर लाठी भी नहीं चली, तो ये बूमरैंग हो रहा है। लगातार वो जो बॉल फेंक रहे हैं प्रतिपक्ष पर, वो उनके खिलाफ ही खड़ी हो जाती है वापस आकर के। तो आप देखेंगे कि स्थितियां बहुत ज्यादा बदली। आप मतदान के प्रतिशत को लेकर के पता नहीं क्यों हैरान है, मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक है, नया वोटर बड़ी संख्या में आया है। दूसरे, ये जो सीधी लड़ाई हो गई है, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ 2 दलों के बीच में सीधी लड़ाई है, वैसी सीधी लड़ाई यहाँ है। तो यहाँ पर लड़ाई अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में होना चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं।
ना उन्होंने मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि रांझा बदले तो फिर हीर बदलती है, और वैसे घर की कब तस्वीर बदलती है। तो न तो अशोक गहलोत को कांग्रेस ने बदला, और इधर जो थी वसुंधरा राजे को और भारतीय जनता पार्टी ने आगे नहीं किया, और जब किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आप ये मान के चले कि ये चुनाव के परिणाम निश्चित तौर पर, अनिल जी ने तो बहुत सत्य बात कही है कि जो भी जीतेगा बहुमत के साथ आएगा, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, हो सकता है मैं बाद में गलत भी साबित हूं, कि कांग्रेस इस चुनाव में सत्ता में लौट कर आ रही है, और ये तमाम सारे मिथक टूटने वाले हैं कि राजस्थान में हर बार रोटी पलटने का, सत्ता पलटने का एक रिवाज बन गया है। राजनीति में रिवाज रिवाज तो कुछ होता नहीं है, राजनीति में परिस्थितियां बनाती हैं कि क्या होना है, क्या तब्दीली आनी है। और आप देखेंगे, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सूची उठाकर देखें, तो जिस राज्य में 40-45% ओबीसी है, बाकी के सब लोग 10-12% से ज्यादा नहीं है, चाहे जाट हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जैसे सैनिक ने बताया कि 8-9% ही होंगे, किसी का मुख्यमंत्री नहीं बना। मुख्यमंत्री वो बने लोग जो वर्षों से, सदियों से सत्ता पर काबिज रहे, चाहे वो माथुर हो, चाहे वो जोशी हो, चाहे वो वहां तो एक अल्पसंख्यक भी मैंने नाम पढ़ा था, कोई बहुत पहले, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस ढंग से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में साझेदारी सत्ता की हुई पिछले 2 दशकों में, वैसी कभी देखने को नहीं मिली। हालांकि 2-2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कई नाम हैं। तो अब मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कहता हूं कि मतदान का जो रुझान है और जो कलरफुल चुनाव प्रचार हुआ है पिछले 20 दिन में, उससे साफ तौर पर कांग्रेस सत्ता में वापस आती दिखाई दे रही है। अब कोई पनौती कांग्रेस को लग जाए तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत ही सही जो है अपने आप को पर दिया, बिल्कुल एक आज में राजस्थान में इस बार बीजेपी या कांग्रेस किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं। राजस्थान में इस बार कई छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बागी भी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 25 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए और 34 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। वर्तमान राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 15 जनवरी 2019 से 14 जनवरी 2024 तक है। अभी 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर ही मतदान है और 1875 प्रत्याशी चुनाव के रण में हैं। श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की जान चली जाने के चलते चुनाव स्थगित कर दिया गया था। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 5,29,31,000 से अधिक है। मतदान 199 सीटों पर है, इसलिए 5,25,38,105 मतदाताओं को अपने मतों का इस्तेमाल करने की इजाजत थी। चुनाव में कुल 1875 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें 183 महिलाएं हैं, वहीं 1692 पुरुष प्रत्याशी हैं। जिन 199 सीटों पर वोटिंग है उसमें बीजेपी ने 199 तो वहीं कांग्रेस ने 198 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने एक सीट अपनी सहयोगी आरएलडी के लिए छोड़ी है। राज्य में बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए बेताब है तो कांग्रेस सत्ता बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है, जबकि बीएसपी और आरएलपी जैसी पार्टियां किंग मेकर बनने की कोशिश में हैं। दरअसल राजस्थान में पिछले 3 बार से विधानसभा चुनाव 199 सीटों पर ही हो रहा है। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट है तो कुछ सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई भी है। राज्य की 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ वोटों के इधर उधर होने से सत्ता हाथों से फिसल सकती है। हालांकि प्रदेश में मतदाता 1998 के विधानसभा चुनावों के बाद से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस के लिए मतदान करते रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह का इतिहास रहा है और किस तरह का जातीय समीकरण है। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे यह है, जब अगर 2013 की बात करते हैं तो 21 पर सिमट गई थी कांग्रेस और उसके बाद बहुत मेहनत की गई। सचिन पायलट ने भी बहुत जबरदस्त मेहनत की। यूथ में उनका एक क्रेज है, उनको ये कह देना कि वो सिर्फ गुर्जर समाज के नेता हैं, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि राजस्थान के जो यूथ है उनमें अच्छा खासा उनका क्रेज है। जो लास्ट में डैमेज कंट्रोल किया गया है आला कमान की तरफ से, जो तस्वीरें दिखाई गई हैं और बार बार खुद सचिन पायलट आकर जब ये बातें कह रहे हैं कि हम साथ हैं,
और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि दिख नहीं रहे बल्कि हैं और रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि इससे हालात जो हैं वो बदले हैं? गुर्जर समाज जो नाराज बताया जा रहा था कि उनके नेता को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया 2018 के बाद, क्या वो तमाम चीजें अभी बदली हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप सचिन पायलट को भी इस पूरे इलेक्शन के दौरान और लास्ट में बदलती हुई तस्वीर को? पहले तो मैं एक कंपैरिजन करना चाहूंगा। अशोक गहलोत जो है वो सारी जातियों के नेता है, मतलब ऑल ओवर द स्टेट, उनका एक अलग ऑरा है। सचिन पायलट, बिल्कुल आपने परफेक्ट बोला, वो एक कांग्रेस के लिए असेट हैं और इसके साथ में यूथ आइकॉन है, यूथ उनको फॉलो करता है। ओम सैनी जी ने जो बात करी, 22 लाख नए युवा जुड़े हैं, आपके 22 लाख से ज्यादा है थोड़े, उनको अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत इस पे डीप इनसे लोगों से बात करी है, इन जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अगर आप जयपुर में बात करेंगे तो बड़ा खुल के बोलते हैं हमारे पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक की वजह से हमें प्रॉब्लम है। उन्होंने ये बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला, मतलब मैं आपको कहूंगा किसी से छुपी हुई बात नहीं, सामने बोला। पर जैसे ही आप शेखावटी की तरफ जाते हैं, वहां उनको प्रॉब्लम दूसरी है, उनकी प्रॉब्लम है अग्निवीर। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बुरा भला बोलते हैं और बोलते हैं हमारा करियर बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो मैं ये मानता हूं 22 लाख के 22 लाख वोट तो बीजेपी को किसी हालत में नहीं मिलेंगे पेपर लीक पे। कुछ परसेंटेज बीजेपी को वोट दे सकती है और कई ऐसे यूथ में मुझे लोग भी मिले जो ये कहते थे कि जो सचिन पायलट बोलेंगे हम वो करेंगे। और इसके साथ में मुझे ऐसे लोग भी मिले जो ये कहते थे कि पेपर लीक तो हर गवर्नमेंट में होता है, कौन सी गवर्नमेंट में नहीं हुआ, वसुंधरा जी के टाइम भी हुआ था, गुजरात में भी होता है, यूपी में भी होता है, मध्य प्रदेश में व्यापक होता है। तो कुछ ऐसे भी मिले। तो ये यूथ का वोट मैं मानता हूं बहुत डिवाइडेड है, आपके राजस्थान में बहुत डिवाइडेड है। इसीलिए हमारे पास आज की तारीख में कोई क्लैरिटी बुशरा जी नहीं है। कोई भी ढंग से बोल सकता कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, क्योंकि आप दोनों बातें सुनते, बीजेपी भी अच्छी है, अशोक गहलोत ने काम भी बहुत अच्छा करा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आज आपसे वाले पहले शो में, जिस चैनल पे था मैं, ये मेरी खुद की देखी हुई बात। जिस दिन नरेंद्र मोदी का रोड शो था जयपुर में, उन्होंने रोड शो को कटेल करा और वो चले गए, दैट इज डिफरेंट केस। उनके साथ जो लोग चल रहे थे दूसरी लेन में, जौहरी बाजार में, पर्टिकुलरली बता रहा हूं आपको, वहां वो इंटरव्यू लेते वक्त वो आदमी कह रहा था कि मैं शो में हूं पर वोट तो अशोक गहलोत को दूंगा। उनसे पूछा कि आप अशोक गहलोत को वोट क्यों देंगे, फिर आप मोदी जी किस पे क्यों आए? कि मैं तो देखने आया था और मेरे को तो जो जिसने आदमी ने मेरे को पैसा दिया, चिरंजीवी योजना दी, मैं तो उसको वोट दूंगा, डेवलपमेंट करा उसको वोट दूंगा। तो ये बड़ा पटा हुआ सुनने को मिलता है, आपको ऐसा नहीं मिलता, क्लैरिटी नहीं है। और जब तक क्लैरिटी नहीं है हम इसमें बोल नहीं सकते। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था दिमाग से उतर गया, मैं दूसरी बात करने लग गया। बुशरा जी एक बार कर लीजिएगा। जी सचिन, मैं सचिन पायलट के लिए मैं कह रही थी कि जो लास्ट में डैमेज कंट्रोल किया गया है, क्या आपको लग रहा है कि उससे असर हुआ है? गुर्जर समाज, क्या आपको लग रहा है कि नहीं हमारे नेता की भी उतनी इज्जत है, उसको मनाया जा रहा है, उसकी नाराजगी दूर की जा रही है, उसको स्टेज पे लाया जा रहा है? ठीक है, मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। मैं इससे पहले मैं ओम सैनी जी आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल की अगर हम ये स्थिति देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ओपीएस या चिरंजीवी जैसी योजना, जहां पर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी ये कहे कि नहीं भाई मेरा भी इलाज हुआ है चिरंजीवी के तहत, उसको 25 से 50 कर दिया जाए, और इस तरह की जो योजनाएं हैं कि 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया जाए, महिलाओं को इसका फायदा महिलाओं को होगा, जाहिर सी बात है महंगाई बजट कंट्रोल करना सबसे ज्यादा उन्हीं को करना पड़ता है। तो आपको लग रहा है ये तमाम चीजें बहुत फायदा दे सकती हैं अशोक गहलोत को, और इसीलिए वो बार बार अंडर करंट की बात कर रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने काम करके दिखाया तो मैं क्यों नहीं आऊंगा दोबारा सत्ता में? मैं पहले माफी मांग लूं, मैं मेरे को बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए उठना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर इट। नो दैट्स ओके अनिल जी। मैं कहता हूं कि वो इसीलिए मैं कह रहा हूं लगातार कि जब इतना सब कुछ हो गया, इतना क्लियर नजर आता है, राजस्थान का आदमी इतनी सारी चीजें समझने लगा है, तो उसको इस तरीके से विफुल कैसे किया जा सकता है? जो गारंटियां दी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अडेप्ट किया है, जिनको वेलफेयर स्टेट के रूप में राजस्थान को पहली बार किसी ने एस्टैब्लिश किया, इसमें कुछ ये पर्सनैलिटीज कुछ नहीं है। जितनी भी पर्सनैलिटीज इसमें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, किसी ने इस तरीके से कंसीव नहीं किया कि हमें ये जिम्मेवारी निभानी है। इस आदमी ने जब कहा कि आपका हक है
आप पे कोई मेहरबानी नहीं है। ये बोलना सिखाया लोगों के सामने कह कर के कि हम लोग आपके लिए चुनकर के आए, तो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका सिलसिला है ये। तो ऐसे आदमी को ऐसे आउटराइट रिजेक्ट करने का ये कैसे हो सकता है? पोलराइजेशन का सिलसिला साफ समझ में आता है, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से आवाज सुनाई नहीं देती। मुझे ये लगा कि लोग मुखर नहीं हो रहे हैं, इसकी कारण यही है कि वो अलग तरीके से पोलराइज हो रहे हैं। अलग तरीके से पोलराइज हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं प्रकट होंगे, और प्रकट होंगे तो फिर वो एक हवा के रूप में प्रकट होंगे, जिनको इतनी आसानी से उड़ाया नहीं जा सकता। देखिए, ये जो बालकनाथ है, इनके बारे में आज तक अभी तक ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत ये हो गई कि वो बाहर निकल नहीं पा रहे, तो मालूम है, लेकिन साथ साथ में कहा जा रहा है कि उनका जीतना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में घबराए हुए हैं। ये इसलिए सारे जितने भी संघ के हिंदू संगठन है वो सब लगे हुए हैं। वो एक सिंबल है उनकी विक्ट्री से। न तो राजस्थान में कोई गवर्नमेंट बनने वाली है, न बिगड़ने वाली है, लेकिन वो एक सिंबल बन गए। तो सिंबल हो तो उस सिंबल को ही वो किया जा रहा है, मतलब तहस नहस करने का सिलसिला हो रहा है। मतदाता उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। वो तिजारा के अंदर मेव है तो दूसरी तरफ हिंदू जमात भी है, बहुत सारी है, तो ऐसा सारी के सारे एक साथ थोड़ी है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल यूं लग रहा है कि चूंकि मतदाता मुखर नहीं है, मुखर मतदाता होने पे कोई संकट नहीं होता, तत्काल बताता है वो। लेकिन जो आपके सामने जो चीजें हैं, जो किया हुआ काम है, उनको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? तो ऐसी स्थिति में जो एक लाचार सा सेंटेंस है वो है मुख्यमंत्री का कि जब केरल में सरकार अच्छे कामों को करने के बाद में रिपीट हो सकती तो राजस्थान में क्यों नहीं होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या चेतना का वैसा विकास हो चुका है? मुझे लग रहा है कि हो गया, लेकिन वो चेतना गूंगी है, मुखर नहीं है, वो वोकल नहीं है। उसको जैसे बोलना चाहिए वैसे बोलती नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको एनालाइज करना सट्टा खेलने की तरह से, जैसे सट्टेबाजी हो रही है, गैम्बलिंग हो रही है, तो ये वरना तो जितने भी आंकड़े हैं, जितनी भी काम है, उनसे चीजें बड़ी बड़ी साफ साफ नजर आती हैं। और वो कैसे ये मतलब हो सकती, तो अगर आप तत्काल यू कल में क्या बताइए ये होगा या नहीं होगा, तो मैं कहूंगा ये सब तो पक्ष में जा रहा है, लेकिन ऐसा कैसा कहते हैं कि ये नहीं होगा, ऐसा कैसा कहते हैं कि होगा, क्योंकि दोनों में बड़ा संकट होता है। हाँ, अनिल कुछ बोलेंगे? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर पांचों राज्यों में सबसे इंटरेस्टिंग कहीं का चुनाव है और सब कुछ जिस चुनाव में देखने के लिए हमें मिला है वो है राजस्थान का चुनाव। और राकेश जी, इसलिए मेरा सवाल आपसे है कि अगर 2013 में केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में अगर खेल कर सकती है और कांग्रेस को 21 पर सिमटा सकती है, अशोक गहलोत तो तब भी थे, उनकी छवि तब भी अच्छी थी, काम उन्होंने किया था, हालांकि तब से अब तक तो बहुत बदलाव आया है, लेकिन क्या 9.5 साल की तो अब भी एंटी इनकम्बेंसी है नरेंद्र मोदी की, और लोग उनसे भी नाराज हैं, जो उन्होंने वादे किए वो हवाई थे सारे। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि उसका असर राजस्थान में हो सकता है? क्योंकि अगर केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी 2013 में काम कर सकती है तो वो 2023 में क्यों नहीं काम कर सकती? बिल्कुल संदेह की जरूरत नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी अपना काम करती है, और वो काम किस तरह से करती है इसको बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन केंद्र सरकार के जो 9.5 साल है, इन 9.5 सालों में जो कुछ हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हम सब मित्रों से छूट रहा है। इस सरकार ने विधानसभा लोकसभा का एक विशेष सत्र बुलाया था। लोगों को लगा कि ये मणिपुर की जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के ये विशेष सत्र संसद का होने वाला है, लेकिन वो संसद का सत्र हुआ कायम के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लाने के लिए, पास कराने के लिए। पास हो गया, देश भर में तालियां बज गई, दिवालियां बन गई। लेकिन आज इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस कानून की, इस विधेयक का चर्चा कर रहे, तो दूसरे लेने की बात तो दूर है, चर्चा तक नहीं कर रहा है। वजह यह है, इस तरह के तमाम मुद्दे धीरे धीरे बढ़ गए हैं। नोटबंदी भूल जाइए, पुरानी बात हो गई है। लेकिन नई चीज तो आपके सामने महंगाई है, नई चीज आपके सामने सांप्रदायिकता है, नई चीज आपके सामने मणिपुर है। जब ये सब कुछ, अच्छा मणिपुर भी छोड़ दीजिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर आप जो नया मुद्दा पकड़ते रहे वो आपका फ्यूज होता गया। आपने कहा कि हमने G20 की बड़ी भारी सफल आयोजन किया और हम विश्व गुरु बन गए। G20 का जिक्र किया इन पूरे 5 राज्यों में। माननीय प्रधानमंत्री 3 दिन लगातार अंत के जो है राजस्थान में खपाए, उन्होंने इन मुद्दों में से एक मुद्दे का जिक्र नहीं किया। उल्टे
वो इस दबाव में है, उन्हें ये कहना पड़ा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है तो हम माननीय अशोक गहलोत की लोकप्रिय योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। जो नेता राष्ट्र का नेता, वो तो विश्व नेता है, मैं तो राष्ट्र का ही मान लेता हूं, इतने दबाव में हो अपने प्रतिद्वंदी के, वो जीत का दावा किस मुंह से करेगा। तो मैं ओम जी की तरह मैं बिल्कुल रिस्क लेके कहता हूं कि देखिए, राजस्थान का मतदाता मुखर नहीं है, मूक नहीं है, गूंगा नहीं है, वो चतुर हो गया है। वो अपने दिल की अंदर आपको झांकने नहीं दे रहा है, उसने तय कर दिया है उसे क्या करना है, और जो करना है वो यही है कि कांग्रेस की वापसी होगी। नहीं होगी तो हम अगली 3 दिसंबर को बैठेंगे और जो भी आप हमारी निंदा करना चाहें कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में यह है कि कांग्रेस आ रही है, जबकि हम जैसे पत्रकार सत्ता प्रतिष्ठान के विरोधी हैं। चाहे कांग्रेस सत्ता में आए, चाहे भाजपा सत्ता में आए, हमें तो उनके कान खींचने हैं और हम कल भी खींचेंगे, आज भी खींच रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात लास्ट में बोली, क्योंकि हम जैसे पत्रकारों पर अक्सर ये टैग लगा दिया जाता है जब हम सत्ता से सवाल पूछते हैं कि आप प्रो कांग्रेसी हैं, और ये समझाना लोगों को मुश्किल हो जाता है कि पत्रकार का काम ही यही होता है कि वो सत्ता से सवाल पूछे और उसको जवाबदेह बनाए, ना कि अब का मीडिया जो सरकार की गोद में या कदमों में बैठकर मैं कहूंगी कि वो पत्रकारिता करता है और सिर्फ मोदी वंदना करता है और उसको वो पत्रकारिता कहता है, तो वो तो पत्रकार है ही नहीं। इसीलिए हम जब इस तरह की बातें करते हैं, राकेश जी जैसे सीनियर पत्रकार, अनिल जी और ओम जी जैसे सीनियर पत्रकार जब इस तरह की बातें करते हैं तो उन पर कांग्रेसी होने का टैग जो है वो लगा दिया जाता है। लेकिन अनिल जी, आप वहां पर मौजूद हैं, आप लगातार बारीकी से इवन जमीन पर भी आपने तमाम चीजों को देखा है। जो सवाल मेरा अधूरा रह गया था वो सचिन पायलट का मैं सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि लास्ट में जो डैमेज कंट्रोल किया गया है, क्या आपको लग रहा है उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि हमारे नेता को इज्जत दी गई है? देखिए, आला कमान आके बाकायदा तौर पर उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं, साथ में लेकर उन्हें खड़े कर रहे हैं, हाथ उनका पकड़ रहे हैं, और लगातार फिर सचिन पायलट भी बहुत मजबूती से आकर अपनी बातों को कह रहे हैं। हालांकि राजेश पायलट और सचिन पायलट का जिक्र करके वो सब कुछ करने की नरेंद्र मोदी ने कोशिश की इस इलेक्शन में, जो कि नहीं होना चाहिए, और फिर उसका भी बहुत तीखा जवाब सचिन पायलट ने भी दिया और अशोक गहलोत ने भी दिया। आपने बुशरा जी जो क्वेश्चन पूछा स्पेसिफिकली ऑन सचिन पायलट, आप देखिए राजस्थान की जब से सरकार बनी थी अशोक गहलोत के ट्विटर हैंडल से, जिसको एक्स बोलते हैं अब, कभी भी सचिन पायलट का वीडियो नहीं आया था। ये पहली बार है जब अशोक गहलोत के पर्सनल ट्विटर हैंडल से सचिन पायलट का वीडियो रिलीज करा गया। उसमें कहा गया कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार वापस आए, मतलब सार ये था, बाकी वो और चीजें भी बोले पर सार ये था कि आप लोग कांग्रेस को वोट कीजिए। क्या ये दर्शाने के लिए बहुत नहीं है? अशोक गहलोत के ट्विटर अकाउंट पे, पर्सनल ट्विटर अकाउंट पे, नॉट ऑफिशियल, उस पे सचिन पायलट का वीडियो, इससे ज्यादा बड़ी बात बुशरा जी नहीं हो सकती कि आप यूनिटी को कहां तक ले गए और लोगों को आप कितना दिखाना चाह रहे हैं कि हम यूनाइटेड हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें ये सक्सेसफुल हुए। और मैंने आपको पहले भी बोला, सचिन पायलट एक यूथ आइकॉन है, एक असेट है, और मैं मानता हूं वो ओरेटर भी बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस सबसे ज्यादा लैक करती पार्टी, वो लैक करती है गुड ओरेटर्स को। वो एक अच्छे ओरेटर भी हैं, अंग्रेजी भी इतनी अच्छी बोल लेते हैं और हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं। उनके साथ कांग्रेस को ये फायदा है। तो मेरा, अब देखिए, अशोक गहलोत तो सर्वमान्य नेता हो गए, उनको तो बहुत ऊपर ले गए लोग। 43% लोग पसंद करते हैं, 71 लोग पसंद करते हैं परसेंटेज, उनको तो एक बार अपन अलग कर देते। पर सेकंड इन कमांड जो अभी लोगों को खींच पा रहा है, यूथ को पर्टिकुलरली, वो सचिन पायलट है। और कल का वीडियो अशोक गहलोत के अकाउंट से ट्वीट होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि अब चीजें, पुरानी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब दोनों एक हैं, दोनों एक होके लड़ रहे हैं। और मैंने पहले भी बुशरा जी एक बार आपके शो में कहा था, अगर ये दोनों एक हैं तो मैं बताता हूं ये फॉर्मिडेबल फोर्स है फिर, और ये इतना फॉर्मिडेबल है कि सामने कोई टिक नहीं पाएगा फिर। अब देखना ये कि क्या एक्चुअली है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता, वो तो उनके मन में क्या है वो मैं पढ़ सकता, पर ऊपर यही दिख रहा है कि दोनों जो हैं वो एक साथ हैं और यूनाइटेड लड़ रहे हैं, और अशोक गहलोत इस मैसेज को पहुंचाने में कामयाब भी हुए। दूसरी बात, एक जवाब और देना,
मैंने आपसे जी पहले शो में बोला था, बड़ा मेरा मेरा दिमाग में एकदम से आया था। बार बार एंकर्स पूछते हैं कौन जीत रहा है, एक ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, आप हो चाहे कोई और एंकर हो, सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है। मैं इसका ये बोलता हूं कि आपने शोले देखी थी, जी सिक्का उछाला जाता है और सिक्का जो है, हमारे यहां तो रेत ही रेत है चारों तरफ, वो सिक्का रेत में सीधा खड़ा हो गया है। अब वो इधर भी नहीं हिल रहा है, इधर भी नहीं हिल रहा अभी। तो मेरे को ये देखना है कि हेड से क्या टेल है। मैं भी इंटरेस्टेड हूं आपके साथ। सिक्का रेत के अंदर फंस गया है, अब आपको इसको हिलाना पड़ेगा। वो वोटर्स हिलाएंगे, किस तरफ हिलाएंगे ये मेरे को नहीं पता। राकेश जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, राकेश जी मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, पर मेरा मानना ये है कि मेरे को नहीं पता। मैं राजस्थान में हूं, ये मैं मानता हूं। आज किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता से आप बात करोगे, वो बोलेगा अशोक गहलोत जैसा चीफ मिनिस्टर हमने नहीं देखा। वो भी ये बोलता है इन्होंने बहुत काम करा, ऐसा हमने नहीं देखा। मतलब ये कि अशोक गहलोत आज के, जो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट दिया, सर्वमान्य नेता हैं और हिस्ट्री बुक्स में वो नाम लिखा के अब चले गए कि राजस्थान में सबसे पॉपुलर सीएम और जो नई नई स्कीम्स लाया, राजस्थान का मॉडल बनाया, वो अशोक गहलोत है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हल्की स्लाइट एज मानिए कांग्रेस को हो सकती है, पर मेरा सिक्का खड़ा है। वो अब किस तरफ जाएगा मुझे पता नहीं, जनता जिस तरफ जाएगी। आपका सिक्का भी खड़ा है और आपका ऊंट भी पता नहीं है किस करवट बैठेगा क्योंकि राजस्थान की राजनीति में ऊंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऊंट किस तरफ बैठेगा ये भी अभी नहीं पता है, 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। सैनी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर से राकेश जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि यहां पर होना तो चाहिए था वसुंधरा वर्सेस अशोक गहलोत, लेकिन हुआ है मोदी वर्सेस अशोक गहलोत। मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी गारंटी है, उन्होंने गारंटीज दी है, यानी कि वो खुद ही ये कह रहे हैं कि 100% गारंटी, यानी कि उन्होंने 9.5 साल में सारी चीजें करके दिखाई, बिल्कुल उसी तरीके से वही वाली गारंटी वो दे रहे हैं यहाँ पर। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि आपका स्टेट जो लीडरशिप है उसको पूरा साइडलाइन किया, फिर कंफ्यूज हो गए कि उनके बगैर कुछ हो नहीं रहा, फिर उनको वापस लेकर आए, मनाने की कोशिश हुई, लेकिन वसुंधरा उस तरह से मानी नहीं, ना ही उन्होंने उस तरह से कोई इलेक्शन कैंपेन उन्होंने किया है, एक तरह से नदारद ही रही वो पूरे इलेक्शन कैंपेन से। तो आपको लग रहा है इसका नुकसान हो सकता है, या आपको लग रहा है कि मोदी जी का सिक्का है वो तो चल ही सकता है, वो जो जिस तरह की बातें करते हैं? क्योंकि अभी जैसे अनिल जी कह रहे थे कि कांग्रेस में उतने अच्छे ऑरेटर नहीं है, क्या हम जिस तरह का झूठ रैलियों से प्रधानमंत्री बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, एक्टिंग जो करते हैं, ताली बजा बजा के जो बातें करते हैं, क्या हम उसको ही ऑरेटरी मानने लगे हैं? तो लगातार प्रतिदिन लिखने वाला पत्रकार हूं। मैंने कुछ दिन पहले ही लिखा था कि माननीय मोदी जैसा बहुमुखी प्रतिभा का धनी नेता इस हिंदुस्तान में पिछले 75 साल में पैदा नहीं हुआ। वो बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे अभिनेता है, और ऐसे अभिनेता है कि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन उनके सामने पानी भरे। अगर वो खलनायक बन जाए तो प्राण और मदनपुरी उनके सामने न टिके। अगर वो हास्य कलाकार बन जाए तो हमारा पुराना जो होता था इंदौर वाला, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, जो दिलीप कुमार के साथ अक्सर आते थे, जॉन एलिवर, तो बहुत बात के हैं। उसके पहले बड़े बड़े महमूद जैसे लोग रहे, ये कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान में पहली बार राजनीति को महंगा किया, राजनीति को कारपोरेट कल्चर में बदला, कारपोरेट के हाथों में सौंपा। और अब उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी तक राजनीति सेवा का माध्यम होती थी, प्रोडक्ट नहीं थी। अब प्रोडक्ट हो गई है राजनीति, सत्ता में आना प्रोडक्ट हो गया है, गारंटी दी जाने लगी। ये गारंटी शब्द मैंने तो पिछले 50 साल में राजनीति में नहीं सुना कि ये पार्टी गारंटी दे रही। राजनीतिक दल घोषणाएं करते थे, वादे करते थे, लेकिन गारंटी सीना ठोक ठोक कर दे, तो इसका मतलब है कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने मतदाता को। आप मतदाता को मतदाता और भारत का नागरिक नहीं समझ रहे हैं, उसे एक उपभोक्ता समझ रहे हैं कि भैया हमारा ये प्रोडक्ट है, गारंटी है, 5 साल चलेगा, नहीं चलेगा तो आप जो कहोगे अगले चुनाव में फिर हिसाब बराबर कर लेंगे। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है भारतीय राजनीति की, जिस चौराहे पर लाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 43 साल की छोटी सी उम्र में इस राजनीति की दुर्दशा कर दी है, अदावत की राजनीति में से बदल दिया है। तो ऐसे लोगों के रहते मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता बहुत होशियार जनता है, बहुत रंगीली जनता है,
और निश्चित तौर पर वो समझ रही है कि उसे किन नेताओं को चुनना चाहिए। देखिए, जहां तक वसुंधरा जी का सवाल है, हमारे ग्वालियर से आती है, हमारे ग्वालियर के सिंधिया परिवार से आती है, तो जो स्थिति वसुंधरा की राजस्थान में है, वही स्थिति मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भी रही। दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा हाईकमान ने एक जैसा व्यवहार किया है। वे केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे रिमोट अपने हाथ में लेने चाहते, कहते तो वो है कि हम डबल इंजन की सरकार बनाते हैं, लेकिन वो इंजन भी रिमोट से दिल्ली में बैठ के चलाना चाहते हैं, और शायद प्रदेशों की जनता को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाली 3 दिसंबर को सारे परिदृश्य बदले दिखाई देंगे। मिजोरम से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ में सब कुछ तब्दीलियां होंगी। और अगर कोई पुण्य किया है, 22 तारीख तो दूर है, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा जनता की होनी है। इन 5 राज्यों में अगर जनता का मूड विकास के साथ खड़ा नहीं होता है, तो आप मान लीजिए कि आप 20 साल पीछे और चले जाएंगे, और राम नाम जपने के अलावा इस देश में जनता को कोई काम बचेगा नहीं। तो मुझसे जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने और बहुत ही उम्दा आपने यहाँ पर बात कही है, और यही देखना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव नहीं, बल्कि हालांकि मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ, हर चुनाव को हम सेमीफाइनल बता देते हैं, लेकिन 2024 से पहले ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, इनमें जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये नजरियात की एक तरह से जंग हमें नजर आती है, जहां पर एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं, जहां पर एक तरफ आपको मंदिर की सियासत, धर्म की सियासत ये नजर आती है, दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम्स की बात हो रही है, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात हो रही है, जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, नफरत के खिलाफ खड़े होने की बात हो रही है। तो ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की सियासत हैं, ये बिल्कुल एकदम बटी हुई सियासत ये आपको सीधे तौर पर नजर आ रही है, और ये बता देगी इन 5 राज्यों में कि जनता ने किसको चुना है, और 2024 में फिर ये पूरा इलेक्शन का कैंपेन किस तरफ जाएगा, इससे ये भी कंप्लीटली तय हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 4 से 5 राज्यों में अगर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रहती है, तो शायद वो एक कांग्रेस के लिए अभूतपूर्व होगा, और इंडिया गठबंधन, जो एक गठबंधन पूरा बना है, उसकी रूपरेखा क्या तय होगी, ये भी बहुत कुछ उससे डिसाइड हो जाएगा, और कांग्रेस एक बेहतर बार्गेनिंग स्थिति में, बल्कि कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में वो नजर आई। क्योंकि तेलंगाना की रैलियों से, क्योंकि कल से तेलंगाना पे पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा, उसी पर सबसे ज्यादा बात होगी, 30 तारीख को वहां पर भी वोट होना है, और जैसी रैलियों से कांग्रेस की जो वहां से जो हुजूम उसमें उमड़ रहा है, नाच और गा रहे हैं वहां की जनता, और जिस तरह से उत्साहित न सिर्फ कार्यकर्ता है बल्कि जनता है, वो भी एक अपने आप में एक अलग कहानी लिख रहा है। तेलंगाना एक बहुत बड़ा एक अंडर करंट जो है वहां पर देखने के लिए मिल रहा है। ओम सैनी जी, लास्ट कमेंट आपका, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाहूंगी कि आपको भी लग रहा है यहाँ पर राकेश जी बहुत सधी हुई बात उन्होंने यहाँ पर रखी है, और जिस तरह से वो बार बार ये कह रहे हैं कि बनने जा रही है सरकार वहां पर, और इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने इस बात को यहाँ पे कहा। आपने भी पूरी सियासत आपने देखी, इतना लंबा आपका भी करियर रहा है, और आप पहले ये कहते रहे कि कांग्रेस को एज है। आज जो वोटिंग परसेंटेज और ये आप हम टेक्निकल बातों को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा कि एक मजबूत मुख्यमंत्री जिसने इतना काम करके दिखाया है, वसुंधरा राजे बिल्कुल साइड लाइन है, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खाते में है, ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं जो कि राजस्थान की खसलत नहीं रही है। तो ये सारी चीजें जाती तो कांग्रेस के फेवर में ही है। अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी को एज अगर मिल जाती है और अगर वो सरकार बना लेती है 3 दिसंबर को, अगर नतीजे इस तरह के आ जाते हैं, तो ये क्या आप मानेंगे? फिर तो ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी का जादू चल रहा है। कृष्णा जी, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को सनबावन से पढ़ रहा हूँ, और अशोक गहलोत के आने के बाद से राजस्थान की कांग्रेस देख रहा हूँ ठीक से। मुझे पूरा अंदाज है कि किस तरीके से इस आदमी ने कांग्रेस संगठन को बदल दिया है। ये जो जन संगठन जो जेबी हो गए थे, उनको वास्तविक बनाए। मुझे मालूम है कि 153 सीटें ऐसे ही नहीं आ गई थी, बहुत बड़ा काम किया था। और ये जो मुझे इसी बात पर तो एतराज था कि ये जो क्या कहते हैं सचिन पायलट जो क्रिटिसाइज करने लगे थे इनको कैसे, मैंने कहा कि आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप थोड़ा सब्र रखिए, आपको एक बना बनाया संगठन मिल रहा है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आप में बड़ा दम है। कभी भी आलोचना हमने उस तरीके से नहीं की, लेकिन देखिए राजनीति में सब कुछ चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बिगिनिंग से कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की एज है, लेकिन जिस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, चूंकि वोकर उत्साह में, जैसे तेलंगाना का
आपने बताया कि किस तरीके से लोग वहां नाच गा रहे हैं, अपने खुशियां व्यक्त कर रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि ये जो कुछ हम कह रहे हैं वो उसमें दम है, उसका अर्थ है। हमारे यहाँ का सिलसिला बिल्कुल खामोशी के साथ में हो रहा है, लेकिन खामोशी के साथ में भी गणित कांग्रेस की तरफ ही जा रही है, गणित माइनस नहीं हो रही है। नौजवान कितना अलग होगा, नौजवान शेखावाटी का नौजवान कैसे सोच रहा है, अग्निवीर के बारे में क्या सोच रहा है, अपने कैरियर के बारे में क्या सोच रहा है, जयपुर में बैठ के क्या सोच रहा है। तो 22 लाख में से मतलब मेरा कहना है कि यहाँ पर 1 लाख तो सरकारें बदल जाती हैं। तो आपके पास में इतना लंबा समर्थन अगर आपको हासिल होता है, तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी स्टैंड करेगी, कहाँ पर उसका वापस आने का सिलसिला बनेगा। ये चूंकि गोदी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उधर का जो हल्ला मचाता है उससे कंफ्यूजन होता है। बाकी अचल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उन्होंने अपनी भाषा में जिस तरीके से बयान किया, वो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है, और इतना खोजबीन करने की क्या स्टडी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइक्रो स्टडी तो तब की जा सकती है ना जब जितने भी समुदाय हैं, जितने भी क्या कहते हैं संप्रदाय हैं, उनमें उस तरीके का सिलसिला क्लियर हो गया हो। ये तो मोरिस जोन से जो क्लियर नहीं कर सका, वो लेगेसीज तक ही कह करके रह गया। उस तरीके से हम भी कह रहे हैं कि ये पिछला इतिहास ये है, और इतना सब कर देने के बाद भी ये होना चाहिए। सब थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक वेलफेयर गवर्नमेंट बनाने का काम करने का एक पेश किया, चित्र पेश किया है। इसको नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? अगर इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं तो या तो उन्होंने पढ़े लिखे नहीं है, या फिर चेतना का लेवल नहीं है। जिन लोगों के लिए सारा इंतजाम किया, अगर वो कुछ आपके फिर भी विपरीत में जाते हैं तो समझिएगा कि हम कितने पीछे चले जाएंगे। अचल जी जो कह रहे थे कि हम फिर 20 बरस पीछे चले जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ एज और क्लियर कट होगी, क्लियर कट एज की बात मैं बोल रहा था, तो या तो क्लियर कट होगी, अगर नहीं होगी तो फिर ये कंफ्यूजन वाला सिलसिला है, वो परेशानी कर रहा है। इसलिए मैंने कहा है, मैंने अपनी बात बदली नहीं है, मैं बिल्कुल उसी पे स्टैंड करता हूँ। लेकिन देखिए अनिल जितना स्टडी करके सारी चीजें लोगों से मिल करके बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सारा लेके आए हैं, तो ये अर्थपूर्ण है सारी बातें। इन्हीं में हमें तलाश करना पड़ रहा है कि हमने क्या छोड़ दिया और वो क्या कह रहे हैं, और वो ठीक कह रहे हैं। बोले कि वो अपना रुपया रेत में सीधा ही खड़ा रखेंगे, जब तक फैसला नहीं आ जाएगा उसको इधर से उधर नहीं करेंगे। ये बचाव की मुद्रा है पत्रकार की, देख लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी आपने लास्ट कमेंट रखे हैं। जी राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था, हाँ बिल्कुल, शनि जी ने जो अभी अंत में कहा कि अनिल जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण रखा, सूचनाएं रखी। केवल एक बात वो छोड़ गए कि जिस पायलट की हम बार बार बात करते हैं सचिन की, वो इस पिच पर टिका रहा, वो ऑपरेशन लोटस के फेर में नहीं फंसा, जबकि मध्य प्रदेश में उसी के हम उम्र ज्योतिरादित्य सिंधिया फंस गए, उसी के हम उम्र जितेंद्र प्रसाद फंस गए उत्तर प्रदेश में, जिनका आजकल कहीं कोई अता पता नहीं है। लेकिन सचिन बचे, दूरदृष्टि उन्होंने अपनाई, उसका फायदा उन्हें आने वाले दिनों में मिलेगा। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने दोनों दोस्तों का हाल भी देख लिया, शायद उससे भी उन्हें सबक मिल गया होगा कि जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या कुछ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में क्या हाल होता है। सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और फिर उसके बाद कहां लाकर खड़ा कर दिया जाता है, वो उन्होंने देखा होगा। इसीलिए उन्होंने दूरंदेशी से काम लिया यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। 3 दिसंबर को तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज और जो एक्सपीरियंस हमारे पैनलिस्ट थे उनसे तकरीबन ये जरूर पता चलता है कि जाहिर सी बात है जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं, और इस बार कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि रिवाज बदलेगा। और जिस तरह से अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर केरल की वो सिर्फ बात करते हैं, मैं यहाँ उत्तराखंड की भी बात करूंगी क्योंकि वहां पर भी 5-5 साल का रिवाज रहा है, अगर वहां बदल सकता है तो राजस्थान में फिर क्यों नहीं बदल सकता है। 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। आप लगातार हमारी तमाम वीडियोस को सराहते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे प्रोग्राम को भी शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और शाम को एक बार फिर से 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी तमाम इस पूरी चर्चा का विश्लेषण लेकर, और फाइनल टैली आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कितने परसेंटेज रहा जो मतदान है और उससे क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। नमस्कार।